तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम अपनी इंडियन जियोग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने राजस्थान के मैदान और पंजाब के मैदानों को कवर कर लिया था, उत्तर भारत के मैदानों में। आज हमें करना है ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान और निचली गंगा के मैदान, और साथ ही असम ब्रह्मपुत्र के मैदान को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो मित्रों, ये जो हमारे गंगा के मैदान हैं, इनका निर्माण हुआ है गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के द्वारा। जब हमारी इंडियन प्लेट का टकराव यूरेशियन प्लेट से हुआ था, तो हमारे इस गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में एक गहरा धंसान का क्षेत्र निर्मित हो गया था, और हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा हजारों सालों में इस क्षेत्र को निक्षेपों के द्वारा भरा गया, और ये भराव आज भी जारी है। इसी के कारण यहाँ पर गंगा के मैदानों का निर्माण हुआ है। और जो हमने खादर और बांगर पेटी पढ़ी थी, वो भी इन्हीं मैदानों में पाई जाती है। अब क्योंकि इन मैदानों का निर्माण नदियों के निक्षेपों के द्वारा हुआ है, तो इन मैदानों की जो आसपास की मृदा है, वो नवीन जलोढ़ मृदा है। अब नवीन जलोढ़ मृदा कितनी उपयोगी होती है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि इसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कृषि योग्य मृदा सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी बहुत सारी सकारात्मक पहलू हैं। तो अगर हम इन गंगा के मैदानों को 3 भागों में बाँट दें, पहला भाग हमारा रहेगा कुछ ऐसा, दूसरा भाग हमारा रहेगा मध्य गंगा, और तीसरा भाग निचली गंगा। तो हमने ये जो 3 भागों में गंगा के मैदानों को बाँटा है, इसकी कुछ विशेषता है जो कि हम एक अलग स्लाइड में देखते हैं। तो अगर मैं गंगा के पश्चिम से पूर्व की ओर एक ऐसी लाइन खींचूं और यहाँ पे लिख दूं ए, बी और सी, तो अगर मैं ए से सी की तरफ जाऊं, तो यहाँ पर कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। जैसे नंबर 1, यहाँ की मृदा में क्ले की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ पर रेत की मात्रा कम होगी ए से सी की ओर जाने पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे बड़े गोलास में चट्टानें और बजरी पत्थर हैं, वो ढाल कम होने के कारण ऊपरी क्षेत्र में ही रुक जाते हैं, जिसके कारण रेत की मात्रा ए से सी की तरफ, मतलब वेस्ट से ईस्ट गंगा की तरफ जाने पर कम होती है। नंबर 3 क्या है? भूजल का स्तर। भूजल का स्तर बढ़ेगा। नंबर 4, ईस्ट की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। नंबर 5, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी। और नंबर 6 के लिए हम दूसरी स्लाइड लेते हैं। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक पे उतारिए। हाँ, तो नंबर 6 पे है हमारा, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने पर कृषि कार्य में ट्यूबवेल की मात्रा घटेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे भारत में कृषि का कार्य किया जाता है, उसमें आधुनिक उपकरण और आधुनिक तकनीकों का उपयोग ज़्यादातर सिमट के पंजाब वाले एरिया में रह चुका है। और जैसे जैसे हम ईस्ट की ओर जाते हैं गंगा के मैदानों में, वहाँ पर कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग बहुत कम किया जाता है, और वहाँ पर ट्यूबवेल जैसी बेसिक चीज़ों का भी उपयोग बहुत कम किया जाता है। और इसके कारण से हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भूमिगत जल की मात्रा भी अच्छी खासी है, जबकि हमने पंजाब में देखा था कि वहाँ पे भूमिगत जल खत्म हो रहा है। और इसी से कनेक्ट होता हुआ हमारा एक और पॉइंट है कि वेस्ट गंगा के मैदानों से ईस्ट गंगा के मैदानों की तरफ जाते समय वाणिज्यिक कृषि है जो, वो कम होती जाएगी। आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारी वाणिज्यिक कृषि की फसलें हैं, आप बिहार या पश्चिम बंगाल या झारखंड, इन राज्यों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाणिज्यिक कृषियों की मात्रा बहुत कम मिलेगी आपको। जबकि अगर आप पंजाब की तरफ आते हैं, पंजाब हरियाणा, तो इन क्षेत्रों में आपको वाणिज्यिक कृषि अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इसके पीछे के कई इकोनॉमिक कारण भी हैं, जो कि हम इकोनॉमी की क्लास में समझेंगे। अब हम बात करते हैं अपने ब्रह्मपुत्र के मैदानों की। तो ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ पर तिब्बत के पठार में मरियमला दर्रे के पास से एक ग्लेशियर से निकलती है। तो ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी के द्वारा लाए गए अवसादों और निक्षेपों के द्वारा हमारे ब्रह्मपुत्र के मैदान या फिर असम के मैदानों का निर्माण हुआ है। साथ ही जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, वो तीव्र ढाल पर बहते हुए अत्यधिक अवसाद लाती हैं, जो इस क्षेत्र में इकट्ठे होते हैं। तो असम के जो मैदान है, इसके उत्तर में हमारे हिमालय पर्वत हैं, यहाँ पे हमारे गारो खासी जयंतिया, और ये बीच के हो गए हमारे असम के मैदान। इनके विस्तार की बात करें
तो सदिया से लेकर के धुबरी तक का जो क्षेत्र है, इसके बीच में हमारे असम के मैदानों का निर्माण हुआ है या ब्रह्मपुत्र के मैदानों का निर्माण हुआ है। अब ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर पहली बात तो हिमालयी नदियों का आयतन ज़्यादा है और दूसरा यहाँ की घाटियाँ बहुत सीमित आकार की हैं। अब इसके कारण होता क्या है, क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। अब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते में अरुणाचल प्रदेश के पास एक जगह पे ढाल काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण ये जो नदी अवसाद लाती है वो एक जगह पे इकट्ठे होने लगते हैं। अब ये अवसाद इकट्ठे हो के एक द्वीप का रूप धारण कर लेते हैं। ये द्वीप छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। उन्हीं में से एक द्वीप है हमारा माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों के कारण बना है। पर ये जो द्वीप हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। अगर नदी का आयतन बढ़ा तो ये द्वीप भी खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पर थोड़ी ढाल मंद हुई, जिसके कारण यहाँ पे उसके अवसाद इकट्ठे होने लगे। अब नदी को जहाँ से भी रास्ता मिलेगा, यहाँ से वहाँ से होते हुए इसका जल बाहर निकलेगा। अब मित्रों, जो ये ऐसी नदी होती है जिसके बीच में द्वीप बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसी नदी को कहते हैं गुम्फित नदी। तो इस क्षेत्र के बारे में एक और बात आपको बता दूं, तो ये जो सदिया से लेकर के धुबरी तक का जो हमारा ब्रह्मपुत्र का स्ट्रेच है, लगभग 891 किलोमीटर का, ये हमारे देश का नेशनल वाटरवे 2 है। जबकि हम नेशनल वाटरवेज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं एक वीडियो में। तो यहाँ पे हमने उत्तर भारत के मैदानों में राजस्थान के मैदान को पढ़ लिया, पंजाब के मैदानों को पढ़ लिया, गंगा के तीनों मैदानों को हमने पढ़ लिया और ब्रह्मपुत्र के मैदानों को पढ़ लिया। तो उत्तर भारत के मैदान हमारे हो चुके हैं अब कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है तटीय मैदान। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत के तटीय मैदान हैं क्या। तो भारत के तटीय मैदान, ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तो भारत के तटीय मैदान भारत के प्रायद्वीपीय किनारों पर सागर एवं प्रायद्वीप के सिरे, ये हमारा सागर एवं प्रायद्वीप के सिरे के बीच का कम उच्चावच वाला मैदानी भाग होता है। तो इसे हम मैप में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, सागर और प्रायद्वीपीय सिरे के बीच का कम उच्चावच वाला क्षेत्र। तो ये हो गए हमारे तटीय मैदान। ये हमारे हो गए पूर्वी घाट, ये हो गए हमारे पश्चिमी घाट। अब इन मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इनकी उत्पत्ति भारत के प्लेट की यूरेशिया की प्लेट से टकराने से संबंधित है। तो इस टकराव के कारण भारत की प्रायद्वीपीय प्लेट के पश्चिमी सिरे पर एक भ्रंशन हुआ। यह है हमारे भारत के प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी प्लेट, इसमें भ्रंशन हुआ, जिसके कारण पश्चिमी सिरे की कुछ भूमि का निमज्जन हो गया। मतलब यहाँ की कुछ भूमि नीचे धंस गई, नीचे चली गई, और बगल में तो अरब सागर था। जैसे ही यहाँ की कुछ भूमि नीचे धंसी, उसका निमज्जन हो गया और इस निमज्जित भूमि से भारत के पश्चिमी तटीय मैदान बने। अब पश्चिमी घाट का निर्माण तो हो गया, लेकिन पूर्वी घाट कैसे बने। तो भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यहाँ पे तो भ्रंशन हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भारतीय प्लेट का झुकाव पूर्व की तरफ हो गया, कुछ इस तरीके से। मतलब ये जो हमारा भारत का पूर्वी तट है, ये ऐसे झुक गया था पूर्व की तरफ हल्का सा, जिसके कारण सतह का जो प्रवाह है वो पूर्व की ओर हो गया पश्चिम से। तो इन वेस्टर्न घाट की नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों और अवसादों के जमाव के कारण पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ, जिस निर्माण की प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लग गए और ये निक्षेप और अवसाद अभी भी लाए जा रहे हैं और इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो अगर हम पश्चिमी तटीय मैदानों की पूर्वी तटीय मैदानों से तुलना करें, तो सबसे पहले तो पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ था प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग के भ्रंशन और निमज्जन के कारण, जबकि वहीं पे पूर्वी तट का निर्माण प्रायद्वीपीय तथा हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, कुछ इस तरीके से। और दूसरा ये कि जो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान हैं, इनमें ढाल प्रवणता बहुत अधिक है। मतलब हमारे ये मैदान कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट और ये मैदान, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं
वो यहाँ पे प्रवणता बहुत अधिक होने के कारण निक्षेप अवसादों का यहाँ पे निक्षेपण नहीं कर पाती हैं और सीधे जाके समुद्र में मिल जाती हैं, जिस कारण इन मैदानों की चौड़ाई बहुत कम है। कितनी है? लगभग 8 से 70 किलोमीटर। जबकि वहीं पे जो हमारे पूर्वी तटीय मैदान हैं, उनकी चौड़ाई काफ़ी अधिक है, क्योंकि यहाँ पे ढाल प्रवणता कम है, जिसके कारण जो यहाँ से नदियाँ आती हैं, वो यहाँ पे अवसादों का निक्षेपण अच्छे तरीके से कर देती हैं। इसलिए इन मैदानों की चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। कितनी है? लगभग 200 किलो। जानते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर होता है, तो इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी, और वहीं पूर्वी घाट में लौटता हुआ मानसून आता है, जिसके कारण इस जगह पे पूर्वी घाट में वर्षा कम होगी। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो ये जो हमारा पूर्वी तट है, यहाँ पर चक्रवात अधिक आएंगे, और जो हमारा अरब सागर वाला पश्चिमी तट है, यहाँ पे चक्रवातों की संख्या कम रहेगी। ऐसा क्यों? इसके पीछे पूरी एक क्लास लगेगी बताने के लिए, जो कि हम फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ेंगे। इसलिए अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पूर्वी घाट में चक्रवात ज़्यादा आएंगे और पश्चिमी घाट में चक्रवात कम आएंगे। इनका कंपैरिजन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जो हमारे पश्चिमी घाट हैं, इनमें ढाल की प्रवणता ग्रेडियंट अधिक होने के कारण नदियाँ अवसादों का निक्षेपण नहीं कर पाती, जिससे इनकी चौड़ाई मात्र 8 से 70 किलोमीटर रह जाती है। वहीं पूर्वी घाट की ढाल मंद है, ग्रेडियंट कम है, जिसके कारण नदियों के द्वारा निक्षेपण अधिक होता है, जिससे इनकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर तक नियमित और निरंतर है। मतलब नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेपण अभी भी हो रहा है, और आगे भी होता रहेगा। पूर्वी घाट के लिए देखा है, इनका समय के साथ वितरण हो रहा है। मतलब पूर्वी घाट समय के साथ बढ़ रहे हैं, और पश्चिमी घाट समय के साथ घट रहे हैं। और जो आर्थिक विकास है, इसमें मत्स्यन, पोर्ट निर्माण और लैगून पर्यटन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसका अत्यधिक विकास हुआ है हमारे पश्चिमी घाटों में। वहीं जो हमारे पूर्वी घाट हैं, यहाँ की आबादी अधिक है, और ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। और साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा है कि पोर्ट निर्माण और आर्थिक विकास यहाँ पर कम हुआ है, और पर्यटन का क्षेत्र भी यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है। अब ये जो हमारे तटीय मैदान हैं, इनको कुछ नाम दिया गया है, और इन्हें कुछ क्षेत्रों में अलग अलग करके बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुजरात के तटीय मैदान, जो कि ये हैं। ये पश्चिमी घाट के सबसे चौड़े तटीय मैदान हैं। इनके निर्माण में माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, इन नदियों के अवसादों के निक्षेपों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो हमारा दूसरा तटीय मैदान है पश्चिमी घाट का, वो गुजरात से लेकर के गोवा तक के मैदान है। यहाँ तक इनका नाम है कोंकण तट या कोंकण कोस्ट। ये हमारे तापी की मुहाने से लेकर के गोवा तक है। ये तट बहुत ज़्यादा विशेष तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण तट हैं। तो नंबर 4 पे है हमारा कनारा, और नंबर 5 पे है मालाबार तटीय मैदान, जो कि है मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। अब मालाबार तटीय मैदान की विशेषता क्या है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे बैक वाटर पाए जाते हैं। मतलब कयाल या पश्च जल। जैसे कि आप उदाहरण के लिए वेम्बनाड कयाल देख सकते हैं, जिसे वेम्बनाड लेगून भी कहा जाता है। अब हम अपने पूर्वी तटीय मैदानों की बात करें तो ये तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का हिस्सा है हमारा कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश उड़ीसा तक के हिस्से को कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। और ये हमारे उड़ीसा के तटीय और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र हुए उत्कल मैदान। तो मित्रों, आज हमने 2 वीडियोज़ में भारत के सभी मैदानों को कवर कर लिया है, और काफ़ी डिटेल में कवर किया है। इससे ज़्यादा पढ़ने की नॉर्मली आपको ज़रूरत तो नहीं होगी, पर अगर कोई क्षेत्र करंट अफेयर में है, तो आप उस क्षेत्र के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं अपने से। तो आज हमने कर लिया अपने उत्तर भारत के और तटीय मैदान, मतलब पूरे भारत के अपने हमने मैदानों को कवर कर लिया। अब हम शुरू करने वाले हैं पठारों के बारे में। तो अगली वीडियो से हमारी पठारों की सीरीज चालू होगी, और फिर उसके बाद हम नदियों का चैप्टर पकड़ेंगे। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।